अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स सेमेस्टर BSN बायोस्टैटिस्टिक्स में आज हमारा है लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर का नाम है टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। इससे पहले जो हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था उसमें था इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट इज़ अ डाटा। हमने सीखा है कि बायोस्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, बायोस्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, और फिर हमने देखा बायोस्टैटिस्टिक्स डाटा के ऊपर बिलीफ है, यानी सारा जो मेन थीम है बायोस्टैटिस्टिक्स का वो डाटा है। तो डाटा की टाइप्स पढ़ी हैं, वेरिएबल्स पढ़े, मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ी। आज हमने देखना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अगर आपको थोड़ा सा याद हो कि मैंने बायोस्टैटिस्टिक्स को डिफ़ाइन किया था कि बायोस्टैटिस्टिक्स क्या होता है। बायोस्टैटिस्टिक्स दरअसल ह्यूमन डाटा होता है। ह्यूमन डाटा के साथ हम 4 काम करते हैं। एक पहला स्टेप था दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ डाटा, जो हमने फिर चैप्टर नंबर 1 में यानी लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा कि डाटा क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा कैसे होता है, सैम्पलिंग कैसे होती है, डाटा कहाँ कहाँ से आपको मिलता है, प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है। और सेकंड स्टेप था दैट वाज ऑर्गेनाइजेशन, कि जब डाटा आपने कलेक्ट कर लेना है तो आपने उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। तो आज का जो लेक्चर नंबर 2 है दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तीसरा स्टेप था फिर आपके पास इंटरप्रिटेशन, कि जो डाटा को आपने कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन है। और फिर चौथा स्टेप था आपके पास एनालिसिस। तो इन 4 लफ्ज़ों में पूरी बायोस्टैट्स शामिल है। ठीक है, कि डाटा कलेक्ट करें, उसको ऑर्गेनाइज करें टेबल की फॉर्म में, प्रॉपर ग्राफ में आप उसको डिस्प्ले करें, फिर उससे कोई इन्फॉर्मेशन निकालें, इंटरप्रिटेशन करें, और फिर उस पर कुछ एनालिटिकल टेस्ट्स होते हैं, डाटा की वैलिडिटी बताते हैं कि डाटा कितना रियल है, कितना डाटा पॉपुलेशन के फैक्ट्स को एक्सप्लेन करता है। तो इस तरह 4 चीज़ों में पूरी बायोस्टैट्स कवर होती है। सो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा, ये आपके पास पॉइंट नंबर 2 है। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडे लेक्चर क्या होंगे, हमें समझना है कि डाटा ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, डाटा को समराइज कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई टू ऑर्गेनाइज द डाटा। देखिए, आपने पूरा चैप्टर पढ़ना है, 1 घंटे का लेक्चर लेना है, तो पहले ये तो पता हो आपने डाटा को ऑर्गेनाइज करना ही क्यों है। एक ही आपने लेट सपोज कहीं से कोई डाटा लिया है और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डाटा है, यानी बहुत सारा डाटा आपके पास कलेक्ट हो गया है और उससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो सबसे आसान तरीका है कि पहले आप उस डाटा को ऑर्गेनाइज कर लो, आप उसको प्रॉपर टेबल फॉर्म में ले आओ या प्रॉपर चार्ट्स में ले आओ। ठीक है, ताकि आपको सारा डाटा क्लासीफाई हो जाए, जैसे कि मेल का डाटा अलग हो जाए, फीमेल का डाटा अलग हो जाए, कोई बीच में चिल्ड्रन है तो पीड्स का डाटा अलग हो जाए। इसके अलावा जिन लोगों की लेट सपोज एज है, अब जिनकी एज आप कहते हैं 60 से प्लस ज़्यादा है उनका डाटा अलग कर लें, जिनकी एज 60 से कम है उनका डाटा अलग कर लें। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप इतने बड़े डाटा को सेपरेट बॉक्सेस में, सेपरेट चार्ट्स में और ग्राफ में पुट करते हो ना, तो उससे क्या होता है, डाटा डिस्प्ले होता है। और जब डाटा बेहतरीन तरीके से डिस्प्ले होगा तो आपको उस डाटा की समझ आएगी। अभी मैं आपके सामने बहुत सारे नंबर्स लिख दूं कि ये डाटा है, आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये डाटा किस चीज़ का है। लेकिन अगर मैं प्रॉपर चार्ट्स में, प्रॉपर टेबल की फॉर्म में आपको डाटा शो करूं तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ आती है। तो इस वजह से हमें डाटा को सबसे पहले ऑर्गेनाइज करना होता है ताकि हम उस डाटा को समझ सकें। मेन मकसद क्या है, टू अंडरस्टैंड द डाटा। अगर डाटा ऑर्गेनाइज नहीं होगा ना तो हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो अगर आपने किसी डाटा को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तो ज़रूरी है कि आप उस डाटा को ऑर्गेनाइज कर लें। ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, आप फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकते हैं, हिस्टोग्राम बना सकते हैं, पॉलीगॉन हो सकता है, बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले है, बॉक्स प्लॉट है। तो ये जो चैप्टर है ना, इसमें हमने इन्हीं चीज़ों को समझना है। ये इस पूरे चैप्टर का खुलासा है कि हमें पता हो कि फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनता है, हिस्टोग्राम क्या चीज़ है, पॉलीगॉन क्या है, ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं। तो जब हम इन 7 चीज़ों को समझ जाएंगे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल पे आते हैं कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल। आपने जब एक टेबल बनाना है तो कैसे बनाना है। सबसे पहली चीज़ है सीरियल नंबर। आप फ़र्ज़ कीजिए आप कोई टेबल बनाते हैं
तो टेबल का सीरियल नंबर दें। जैसे कि आप कह दें कि दिस इज़ अ टेबल नंबर 1, ठीक है, तो सबसे पहले उसका सीरियल होगा टेबल नंबर 1, इस तरह। फिर नेक्स्ट इज़ टाइटल। आप इस टेबल का यहाँ पे टाइटल लिखें, ये टेबल किस चीज़ के बारे में है। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि ये टेबल है स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम स्कोर के बारे में, कि स्टूडेंट ने एग्ज़ाम में कितना स्कोर किया है, उनका क्या रिज़ल्ट है। तो इस तरह आप टेबल के ऊपर टाइटल लिखें। टाइटल होगा तो पता चलेगा कि ये टेबल किस चीज़ के बारे में है। टाइटल खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, टाइटल से पता चलता है कि ये टेबल किस चीज़ के बारे में है। तो जब मैंने टाइटल लिखा स्टूडेंट एग्ज़ाम रिजल्ट, तो मतलब इसमें स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दिया, उसका रिजल्ट है, उसका ये टेबल है। तो टाइटल खुद एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन। तो अभी एग्ज़ाम रिजल्ट्स के साथ आपने यहाँ पे लिखना होगा ना कि फ़र्ज़ करें 2023 का एग्ज़ाम है और आपने लिख दिया फाइनल एग्ज़ाम है, तो आपको पता चलता है कि किस चीज़ का टेबल है, कहाँ का है। वेयर, यहाँ पे कोई आप साथ में मेंशन कर देंगे, BSN, KMU। हाउ, कैसे ये टेबल बना, तो हमने इसमें एग्ज़ाम रिजल्ट्स लिखे हैं। कब का है, तो ये देखें 2023 का है, इस तरह से। फिर नंबर एंड टाइटल, ठीक है, मस्ट बी नोटेड अबव अ टेबल। ये जो अपने टेबल का नंबर है और ये टाइटल, ये टेबल के ऊपर लिखना है, कहीं और जगह पे नहीं लिखना। देन आपने इसमें कोई कैप्शन है या कोई स्टब डालने, कोई छोटी मोटी बातें जो ज़रूरी हैं वो यहाँ पे साथ में ऐड कर देंगे। इसके बाद एवरेज, टोटल एट द बॉटम या एंड ऑफ द कॉलम्स। देखें, एक इसमें होती है कॉलम, एक होती है रोज़। जैसे कि ये सर्च कीजिए, आपके पास रोज़ हैं, ठीक है, ये रोज़ हैं, और ये जो नीचे से आ रही है कॉलम्स हैं। तो आपको इसमें रोज़ और कॉलम्स बनाने हैं। फिर है फुट नोट। फ़र्ज़ कीजिए कोई बात है जो बहुत अहम है, जो आपको पता होनी चाहिए, वो नीचे आप फुट नोट में लिख लेते हैं। यहाँ पे टेबल की यहाँ पे कुछ फुट नोट्स होते हैं जो आपको इस टेबल के हवाले से कोई ज़रूरी चीज़ बताते हैं। ज़्यादातर वो बताते हैं सोर्स ऑफ द डाटा, कि ये डाटा कहाँ से लिया गया। तो आपने एक टेबल बनाया, सारा डाटा उसमें पुट किया, अब ये डाटा आपको कहाँ से मिला। फ़र्ज़ कीजिए आप कहते हैं कि ये KMU बेस्ड डाटा है, तो आप उसको फुट नोट में लिख देते हैं कि ये KMU का डाटा है या आपके किसी कॉलेज का ये डाटा है। अब एक एग्जांपल के तौर पर फ़र्ज़ कीजिए टेबल नंबर 1 एक सीरियल नंबर किसी ने दिया है, टाइटल किसी ने दे दिया, पेशेंट्स एडमिटेड इन अ टीचिंग हॉस्पिटल ड्यूरिंग द ईयर 99, 2000 एंड 2001। यानी किसी ने टेबल बनाया, सीरियल नंबर दिया, फिर पेशेंट्स एडमिटेड यानी पेशेंट्स के हवाले से है जिनका एडमिशन हुआ किसी हॉस्पिटल में, कब हुआ, इन सालों में हुआ, ये टाइटल है। तो इस तरह से टाइटल आ गया। फिर आपने देखें कॉलम्स बनी हुई हैं और रोज़ बनी हुई हैं। तो ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है और ये रोज़ हैं, ठीक है। तो हर एक कॉलम के आगे उसका टाइटल या उसका कैप्शन आया हुआ है और फिर उसका डाटा पुट है। अब कहते हैं हाउ टू मेक अ टेबल। आपने एक टेबल बनाना कैसे है। आपको एक डाटा दिया गया है, जैसे आप ये देख सकते हैं 30 ऑब्जर्वेशंस हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 30 ऑब्जर्वेशंस हैं। कहते हैं स्टडी ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिलीज़। क्या मतलब, आपको एक डाटा दिया गया कि आपके पास लेट सपोज 30 फैमिलीज़ हैं, 30 ख़ानदान हैं, 30 अलग अलग घर हैं, उसमें हर घर में कितने बच्चे पाए जाते हैं। तो पहले घर में 3 बच्चे पाए जाते हैं, दूसरे घर में 2 बच्चे हैं, तीसरे घर में 5 बच्चे हैं। इस तरह से आपको एक डाटा दिया गया। कहते हैं आप उसका क्या बनाएं, एक टेबल बनाएं। अब आप कैसे करेंगे, देखें, सबसे पहले आपने क्या देखा है कि टोटल घर कितने हैं, टोटल ऑब्जर्वेशंस, इसको हम N से डिनोट करते हैं, वो 30 हैं। फिर दूसरा काम क्या करना है, आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। डाटा दिया गया, डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। सबसे आसान तरीके असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर लें। असेंडिंग यानी जो कम से ज़्यादा की तरफ जाता है। अब देखें, सबसे जो आपके पास ये डाटा दिया गया है ना 3 से लेके 6 तक, ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। आपने सबसे पहले इसको क्या करना है, अरेंज करना है। जो 0-0 वाले हैं वो सबसे पहले आ गए, फिर 1-1 वाले आ गए, फिर 2-2 वाले, 3-3 वाले, 4-4 वाले, 5 वाले, 6 वाले, 7 वाले, 8 वाले। यानी अगर आप देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे घर हैं जिनमें 4-4 बच्चे हैं। अगर आप देखें तो ये पहला आ गया, इस घर में 4 बच्चे हैं, इस घर में 4 बच्चे हैं, फिर इस घर में 4 बच्चे हैं, फिर यहाँ पे 4 बच्चे हैं और यहाँ दोनों में 4-4 बच्चे हैं। तो आप ये देखें 4 कितनी बार आया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार 4 आया है। तो इस तरह आपने 4 को 6 बार लिखा है। फिर ऐसे 5 कितनी बार आया है, 6 कितनी बार आया है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, डाटा को ऑर्गेनाइज किया असेंडिंग ऑर्डर में। अब आप उसकी क्या बना लेंगे, फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। कैसे कि आपने
एक नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन लिखे 0 से लेके 8 तक। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 2 बार आया हुआ है, यानी 2 घर ऐसे हैं जिसमें 0 बच्चे, उसमें बच्चे हैं ही नहीं। एक घर ऐसा है जिसके 3 बच्चे हैं। इसके अलावा आपके पास क्या है, बेसिकली क्या करें, 2 घर ऐसे हैं जिसमें कोई बच्चा नहीं है, 3 घर ऐसे हैं जिसमें 1 बच्चा है, फिर इसके बाद 5 घर ऐसे हैं जिसमें 2 बच्चे हैं। इसके अलावा 3 बच्चों वाले भी 5 घर हैं। 4 बच्चों में 6 घर आते हैं। इस तरह 4 घर हैं जिनके अंदर 5 बच्चे आते हैं, 2 घर में 6 बच्चे हैं, 7 घर जो आपके पास हैं, 2 घरों में 7 बच्चे हैं, फिर एक घर ऐसा है जिसके 8 बच्चे हैं। तो यानी कि आपने बेसिकली फ्रीक्वेंसी को और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन को यहाँ पुट किया है टेबल में। ठीक है, आपने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पहले लिखे कि बच्चे कितने कितने हैं और फिर उनकी फ्रीक्वेंसी देखी, तो 30 टोटल था, n वॉज इक्वल टू 30, यानी टोटल घर कितने थे 30। हम इसको ऑब्जर्वेशंस भी कहते हैं। तो टोटल ऑब्जर्वेशन 30 है, यानी टोटल ख़ानदान 30 हैं। अब आपने क्या देखा है कि किस घर में कितने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हैं, कि हर घर में कितने कितने बच्चे हैं। तो आपने वो पुट किए कि मिनिमम 0 हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। ठीक है, तो कितने घरों में 8 बच्चे हैं, सिर्फ एक ही घर था, 30 में से सिर्फ एक घर में 8 बच्चे हैं। जबकि अब अगर आप देखें तो ज़्यादातर घरों में 4 बच्चे, यानी 6 घर ऐसे हैं जिसमें 4 बच्चे पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा 5 घर ऐसे हैं जिसमें 3 बच्चे पाए जाते हैं। तो ये देखें 30 घर हैं, और आपको इतनी आसानी से अभी पता चल रहा है, आपने सिर्फ टेबल बनाया है और आपको पता है कि अगर आप देख लें तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं किस घर में कॉमन है, तो ज़्यादातर घरों में 4 बच्चे हैं। ठीक है, और 8 बच्चों वाला तो सिर्फ एक ही घर है, और 2 घर ऐसे हैं जिसमें कोई बच्चा नहीं है। तो आपने एक डाटा को पुट किया टेबल में और आपको फौरी तौर पर पता चल गया। सो ये होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब रिपीटेड डाटा। अच्छा, एक होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आप इन घरों को आपस में कंपेयर करें, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 30 है, तो अगर आप देखें तो कितने बच्चे, कितने घरों में 0 बच्चे हैं, तो आप 2 घरों में 0 बच्चे हैं तो 2 को 30 पे डिवाइड कर लेंगे। अच्छा, कितने घर हैं जिसमें एक ही बच्चा है, तो 3 है, तो 3 को 30 पे डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है कि टोटल फ्रीक्वेंसी को आप इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि अब अगर आप देख लें, एक घर है जिसमें 8 बच्चे हैं, तो ये एक को आपने 30 पे डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एक होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, जैसे कि पहली फ्रीक्वेंसी है 2, ठीक है, दूसरी फ्रीक्वेंसी आएगी कि 2 में 3 प्लस कर दें तो 5 आ गया। अब इसके बाद 5 है तो 5 में 5 जमा कर दें 10 आ गया। फिर अब क्या करना है कि नेक्स्ट में फिर 5 आ रहा है तो 10 में 5 जमा कर देंगे 15 आ जाएगा। फिर अगले में 6 है तो 21 आ जाएगा। फिर 4 है तो 4 को 21 में ऐड करें 25, फिर 2 को आप ऐड करें तो 27, फिर 27 में 2 को ऐड करें तो 29 और 1 को ऐड करेंगे तो 30। तो 30 आखिर में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी के हमेशा इक्वल होती है। सिर्फ आपने कैलकुलेट कैसे करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, कि पहली फ्रीक्वेंसी जो है वही लिख देंगे और बाकी जो नीचे फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको ऊपर वाले में ऐड करते जाएं। जैसे 2 में 3 ऐड करें तो 5 है, 5 में 5 ऐड करें तो 10 है, 10 में 5 ऐड करें तो 15, इसके बाद 15 में 6 ऐड करें तो 21, फिर आपके पास 4 है तो 21 में 4 25, फिर इस तरह से 1। और एक होती है कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आपने निकाली है ना, इन सब को अगर आप आपस में ऐड कर लेंगे तो ये भी आपके पास जो होगा कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि एंड पे 1 आ जाती है। यानी 2 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, 5 को 30 पे डिवाइड करें तो ये आएगा। आपस में इनको ऊपर ऊपर ऐड करते जाएं, तो जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे एट द एंड आपको एक 1 का नंबर मिलेगा। 1 का मतलब 100%। तो बेसिकली आपने यहाँ से क्या समझा है कि जब आप एक डाटा को टेबल में पुट करते हैं तो उससे आपके पास एक डाटा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। आपका जो डाटा होता है ना, डाटा कन्वर्ट होता है इन्फॉर्मेशन में। पहले आपको जब नंबर्स दिए गए थे ना, वो सिर्फ एक डाटा था। अब आपने जब उसको एक टेबल में पुट किया है ना, तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। कैसी इन्फॉर्मेशन कि टोटल आपके पास जो है 30 घर हैं और हर घर में कितने कितने बच्चे हैं, कौन से घर में, यानी जो नंबर ऑफ़ बच्चे हैं, ज़्यादातर घरों में कितने बच्चे हैं,
और मैक्सिमम लेवल पे भी चले जाएं तो एक घर में 8 बच्चे भी हैं, तो यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली। जब आप एक डाटा को ऑर्गेनाइज करते हो ना, तो उससे बनती है इन्फॉर्मेशन, मालूमात बनती हैं। डाटा की समझ किसको नहीं आती, लेकिन इन्फॉर्मेशन की समझ सबको आती है, ठीक है। डाटा सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जिनको डाटा का पता हो, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन जब आप प्रोवाइड करते हो तो इन्फॉर्मेशन सबको समझ आती है, और जब आप इन्फॉर्मेशन को समझते हो, इन्फॉर्मेशन से फिर बनता है नॉलेज, आपकी इल्म में इजाफा होता है, ठीक है। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन से बनती है नॉलेज। तो जब आप इस इन्फॉर्मेशन की मज़ीद फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, उससे आपको इल्म हासिल होता है। तो आप बायोस्टैट्स में बेसिकली ये है, डाटा देते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उससे बनती है इन्फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ डायग्राम्स। देखो, आप ये डाटा को ना खूबसूरत टेबलों में या खूबसूरत डायग्राम्स में पुट करते हो, तो उसका फ़ायदा क्या है? डायग्राम्स अट्रैक्टिव होती हैं। अगर आपको बहुत सारा डाटा लिखा हुआ दिया जाए ना, तो आपको बोरिंग लगेगा कि ये सारा कुछ पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आपको डायग्राम की फॉर्म में एक डाटा दिया जाए, इस तरह बहुत प्यारा अट्रैक्टिव सा टेबल बना दिया जाए ना, तो आप उस टेबल को आसानी से देख भी लोगे और उसको समझ भी लोगे और आपको एक्सप्लेन भी हो जाएगा। सबसे पहले ये अट्रैक्टिव है। इफ़ेक्टिव इंप्रेशन, टेबल का बड़ा इफ़ेक्टिव इंप्रेशन पड़ता है। टेबल को समझना आसान होता है, टेबल बड़ा अंडरस्टैंडेबल होता है। और कंपैरिजंस, टेबल की हेल्प से आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपस में कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये बड़ा फ़ायदा होता है कि जब आप डेटा को डायग्राम्स में डाल देते हो। कुछ लिमिटेशंस हैं इस चीज़ की। पहली बात तो ये कि अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स आते हैं। अगर आपने किसी चीज़ को बड़ा एक्सप्लेन किया है, नोट में बहुत एक्सप्लेन किया, तो वहाँ एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है। टेबल्स के अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं होती, और इसके लिए अगर टेबल बनाना है, किसी डाटा को टेबल में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए बड़ी टेक्निकल हैंड्स चाहिए। यानी जिस बंदे को टेबल बनाना आता हो, जिस बंदे ने बायोस्टैट्स पढ़ी हो, ठीक है, वही बंदा जो है फिर वो डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकता है। हर बंदा डाटा को टेबल में कन्वर्ट करेगा तो गलतियाँ करेगा। तो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ चाहिए, नॉलेज चाहिए। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कि टेबल बनाते कैसे हैं। तो कुछ लिमिटेशंस हैं यहाँ की। बहरहाल टेबल, अगर आप डाटा को टेबलेट करते हो, किसी टेबल फॉर्म में लाते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, तो आपका डाटा जो है वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। इस बात को बस याद रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अगर आपने डाटा को ऑर्गेनाइज किया, इट विल बिकम इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट चीज़ होती है बार चार्ट। आपके पास एक डाटा है, आप उसको टेबल में कन्वर्ट नहीं करते, आप उसको बार चार्ट में कन्वर्ट करते हो। जैसे कि अगर आप ये देखें तो ये बार्स बने हुए हैं। आपने पहले नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन देखें, अभी जैसे कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है, ठीक है, 7 है, 7 के ऊपर लेट सपोज आप यहाँ पे 8 भी देख सकते हैं, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। और आपने नीचे एक साइड पे ये बनाया, जैसे कि आपके पास एक्सिस होते हैं, एक आपके पास एक्स एक्सिस होता है, एक आपके पास वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस पे आप ये देखें, आपने टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन देखें, और नीचे आपने जो है एक्स एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन लिखे, वाई एक्सिस के ऊपर जो है आपने एक स्टैक्स बनाई हैं। तो देखें, पहली फैमिली अगर आप देखें तो 0 चिल्ड्रन, सही है, जहाँ पे कोई डाटा नहीं आता। फिर आपके पास है 1 चिल्ड्रन, फिर 2 चिल्ड्रन, इस तरह से आपके पास क्या आ रहे हैं, डाटा आ रहे हैं। अब अगर आप देख लें तो एक मैक्सिमम रेंज बनती है, ठीक है। आप ये देख लें कि 4 चिल्ड्रन, जो 4 चिल्ड्रन थे वो आपको पता है 6 ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनके 4 बच्चे थे। इसके अलावा 8 बच्चे, सिर्फ एक ही फैमिली ऐसी थी जिसमें 8 बच्चे थे, तो इसका एक ही बार आया यहाँ पे। अच्छा, 7 चिल्ड्रन वाली 2 फैमिलीज़ ऐसे हैं जिनके 7 चिल्ड्रन थे, 2 बार्स आ गई हैं। अब देख लें 6 चिल्ड्रन, ठीक है। अब आपके पास 2 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिसमें 6 बच्चे हैं। फिर आप देख लें कि 2 फैमिलीज़ ऐसे थी जहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। एक ऐसी फैमिली थी, अब 1 चिल्ड्रन वाले 3 फैमिलीज़ ऐसे हैं जिनमें 1 बच्चे हैं, ठीक है। इस तरह अगर अभी देख लें 5, तो आपके पास क्या था, यहाँ पे 2 ऐसे फैमिलीज़ हैं, अब 5 ऐसे फैमिलीज़ हैं जिसमें 2 बच्चे हैं। अब देखिए, डाटा तो पुराना था जो आपको एक लाइन की फॉर्म में दे दिया गया, लेकिन ये आज जब आपने कन्वर्ट किया इसको बार चार्ट में, तो ये बार चार्ट से अभी तक आपको समझ आ रही है कि अगर आप इस वाले को देखें, ये आपको बता रहे 3 बच्चे, तो यहाँ देख लें कितने से 5, तो यानी 5 फैमिलीज़ हैं जिसके क्या हैं, 3 बच्चे हैं। तो अभी आपको अब तक ये समझ आ रही है, अगर आप ये देख लें 5 चिल्ड्रन, तो आप यहाँ से इधर आ जाए और यहाँ से इधर 4 फैमिलीज़ ऐसे हैं जिसमें 5-5 बच्चे हैं। तो इस बार चार्ट से आपको एक पूरे डाटा का आइडिया होता है,
इसलिए हम ये भी डाटा को ऑर्गेनाइज किया गया बार चार्ट में। तो इसलिए इसके इतना बड़ा आपको बेनिफिट मिलता है कि अगर आप ये देखें तो इसका एक प्रॉपर इस तरह से कर्व बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आपको वही चीज़ जिस तरह आपने पहले बार्स बनाई, अब अगर आप उसको इस तरह से डॉट्स बना लें तो और बाद में उन डॉट्स को ज्वाइन कर लें। अगर आप ये देखें ना 4 चिल्ड्रन, तो आपको याद होगा कि 6 फैमिलीज़ ऐसे हैं जिसके 4 चिल्ड्रन, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 4 चिल्ड्रंस की, यानी ज़्यादातर लोग 4-4 बच्चे पसंद करते हैं। तो 6 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर 4-4 बच्चे हैं, और इस तरह कम फैमिलीज़ होती हैं जिनको ज़्यादा बच्चे चाहिए। जैसे कि एक ही फैमिली ऐसी थी जिसके घर में 8 बच्चे थे, तो आप इस तरह से डॉट्स की फॉर्म में बना सकते हैं और फिर इस तरह से आप उसको डॉट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाता है। तो ये आपने अक्सर देखा होगा, ग्राफ्स वगैरह इस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इससे भी आपको बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कम बच्चे भी ज़्यादातर घर में पसंद नहीं किए जाते, यानी 2 बच्चे या 1 बच्चा या 3 बच्चों वाले घर थोड़े कम हैं, जबकि 3 बच्चों वाले फिर भी ज़्यादा हैं, 1 बच्चा और 2 बच्चों वाले कम घर हैं, और 4-4 बच्चों वाले ज़्यादा घर हैं, और बहुत ज़्यादा बच्चे भी कोई पसंद नहीं करता है। अब आते हैं वही एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फ्रीक्वेंसी टेबल। एक और एग्जांपल है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पेशेंट्स एज विद हार्ट डिजीज़। एक दूसरी एग्जांपल में कह रहे हैं कि कुछ पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट डिजीज़ है और उनकी एज बताई गई है। टोटल पेशेंट्स लिए गए 30, लेट सपोज 30 पेशेंट्स हैं, यानी एक एग्जांपल नंबर 2 है कि आपको 30 पेशेंट्स का डाटा दिया गया है कि एक जगह पे 30 पेशेंट्स हैं। ठीक है, अब 30 पेशेंट्स का आपको डाटा दिया गया है। वहाँ पे अगर आप सबसे पहले जो एज है, अब एक पेशेंट है जिसकी एज है 48.3, एक दूसरा है आपके पास पेशेंट 32 एज का, फिर 51 एज का, 53 एज, इस तरह से टोटल आपके पास 30 पेशेंट्स हैं और उनकी मुख्तलिफ एज दी गई है। और बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि किस एज मतलब हार्ट, इन सबको क्या है, हार्ट डिजीज़ है। आपने ये देखना है कि कौन सी एज वालों को हार्ट डिजीज़ ज़्यादा है, कौन सी एज वालों को हार्ट डिजीज़ कम है। तो सबसे जो पहला स्टेप होता है, दैट इज़ स्टेप नंबर 1। आपने स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, दैट इज़ अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। तो सबसे पहले जो आपके पास लोवेस्ट इसमें होगा, लोवेस्ट यहाँ पे 32 है, और जो मैक्सिमम एज है दैट इज़ 71। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक अनऑर्गेनाइज्ड डाटा है। अनऑर्गेनाइज्ड डाटा में समझ ही नहीं आ रही, कहीं 48 लिखा हुआ है, फिर 32 है, फिर 51 है, फिर इस तरह से बड़ा अजीब किस्म के नंबर्स हैं। लेकिन अगर आपने डाटा को सिर्फ क्या किया, अरेंज किया, ऑर्गेनाइज किया असेंडिंग ऑर्डर में, तो फौरी तौर पे समझ आ जाती है कि सबसे कम उम्र वाला बंदा 32 साल का है और सबसे बड़ी उम्र वाला बंदा है 71 साल का। ये पहली इन्फॉर्मेशन मिली। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि इवन अगर किसी बंदे की उम्र 32 साल है, उसको हार्ट डिजीज़ हो सकता है। यानी हार्ट डिजीज़ के लिए लाजमी नहीं है कि इंसान बूढ़ा हो, जवान लोगों में भी हार्ट डिजीज़ होती है और बूढ़ों के अंदर भी हार्ट डिजीज़ होती है। देखिए दूसरी इन्फॉर्मेशन मिली। अब इसके बाद आपको तीसरी इन्फॉर्मेशन ये मिलेगी कि किस फ्रीक्वेंसी में किस उम्र में ज़्यादातर हार्ट डिजीज़ होती है, वो आपको फ्रीक्वेंसी से मिलेगी। सो बेसिकली आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। सबसे पहला स्टेप आपने क्या किया, डाटा को ऑर्गेनाइज किया है। अब उससे आपको मिलती है रेंज। रेंज क्या मतलब कि मैक्सिमम उम्र वाला कितना था और मिनिमम उम्र वाला। मैक्सिमम उम्र वाला था 31 साल का और मिनिमम उम्र वाला था 32 साल का। 71 और 32, तो मतलब क्या हुआ कि 32 साल से लेकर 71 साल तक आपका डाटा है और इन लोगों को हार्ट डिजीज़ है। रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, 71 से मैक्सिमम से अगर आप मिनिमम माइनस कर लें तो आपके पास आ जाए 39 अपनी एक वैल्यू आ गई। टेबल बनाने के लिए क्या होता है, अब 39 आपके पास आ गया। आपने ना क्या करना है, अगर आप फर्ज कीजिए हर एक आप क्लास बनाते हो, तो क्लास बनाने के लिए लेट सपोज आपने हर क्लास में 5-5 लोगों को रखना है। ग्रुप्स बनाते हैं ना, इसको हम कहते हैं इंटरवल या क्लास इंटरवल। अगर आप क्या करते हो, 39 को डिवाइड करते हो ना 5 पे, तो आपके पास आ जाता है 8। क्या मतलब आपके पास टोटल क्या होंगी, 8 क्लासें बन जाएंगी। इस तरह से जब टेबल बनाएंगे ना, तो टेबल में टोटल 8 रोज़ बनती हैं, क्योंकि आपको पता है टेबल में रोज़ और कॉलम्स होते हैं।
तो अगर आपने यहाँ पे कॉलम लिखा है और यहाँ पे रो है तो टोटल आपके पास 8 रोज़ बन जाती हैं। तो इसलिए हमने पहले रेंज कैलकुलेट की, फिर जो आपने हर क्लास में कितने कितने लोग रखने हैं। जैसे आपके पास स्टार्ट होगा फिर 39 से लेकर 44 तक। अब 39 से लेकर 44 तक कितने लोग हैं वो आपने यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फिर इस तरह 45 से लेकर 50 तक कितने लोग हैं उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। इस तरह से आपके पास क्लासेस बन जाएंगी। अब ये देखें, स्टार्ट हुआ है, सबसे कम उम्र वाला बंदा था 32 ईयर्स का, तो 32 से लेकर 37 तक जितने भी लोग हैं वो आपने यहाँ पे लिख लेने। तो टोटल फ्रीक्वेंसी 3 है। 32 से 37 साल में अगर आप देखें तो 3 लोग आते हैं जिसकी उम्र 32 से लेकर 37 तक है, तो वो आपने यहाँ पे लिख दिए। फिर अगला होगा 37 से लेकर 42 तक। तो अगर आप देखें जो 37 से बड़े हैं और 42 तक है उसमें सिर्फ 2 ही लोग आते हैं। फिर 42 से 47 वहाँ पे 3 लोग आते हैं। फिर आप देखें 47 से 52 वहाँ पे 4 लोग आते हैं, यानी 5-5 ऐड करते जाएं। 47 और 52 के बीच में भी 5 लोग आते हैं। 52 और 57 के बीच में 5 लोग आ रहे हैं। 57 और 62 के बीच में भी 5 ही लोग हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, बेसिकली क्लास इंटरवल जो बनाया है वो क्या बनाया, 5 का। यानी आपने पहले क्या किया था, रेंज कैलकुलेट की। रेंज कैसे कैलकुलेट की, मैक्सिमम से आपने माइनस किया मिनिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम था 71 और मिनिमम कितना था 30, जो आपके पास था 32, आई थिंक से 31 था या 32। तो अगर आप 79 से 32 माइनस करते हो तो आपके पास आंसर आता है 39। तो ये आपके पास रेंज थी। और फिर आपने हर एक क्लास में लेट सपोज 5-5 बंदे रखने थे, तो आपने 39 को 5 पे डिवाइड किया, जो ऑलमोस्ट 8 आंसर आता है। ठीक है, राउंड अबाउट। तो इस तरह से आपके पास 8 क्लासेस बनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखें 8 क्लासें बन गई। हर एक क्लास का जो इंटरवल है, इंटरवल कितना है, 5 पर्सन्स का इंटरवल है। आप इंटरवल बड़ा भी ले सकते हैं, 5 6 7 8 9 10, आपकी अपनी मर्जी है कि कितना आप इंटरवल लेते हैं, बट राउंड अबाउट 5 का इंटरवल बेहतरीन इंटरवल होता है। और फिर आपने फ्रीक्वेंसी देखी है, जैसे कि 52 से लेकर 57 साल की उम्र जिनकी है उसमें से 7 लोग आते हैं, बाकी कम हैं। यानी 67 से 72 तक जो लोग हैं वो 4 हैं। अब जब आपने फ्रीक्वेंसी बनाई ना, तो यहीं से हमें फ़ौरन तौर पर पता चल जाता है कि हमारी पॉपुलेशन में जो दिल के मरीज़ हैं कितने हैं। यानी वो ज़्यादातर उनकी उम्र 52 से लेकर 57 साल की होती है। ज़्यादातर ये जो 52 से 57 साल की उम्र में लोग हैं, इनमें दिल की बीमारियां ज़्यादा हैं। तो देखें, आपने सिर्फ एक डाटा को टेबल फॉर्म में कैलकुलेट किया और आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है। अच्छा, अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको ऑलरेडी समझाई है कि टोटल फ्रीक्वेंसी आप पहले देखें और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपके पास नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ कितनी थी, n = 30, 30 फैमिलीज़ हैं। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी आपके पास हर एक डिफरेंट है। आप क्या कर रहे हो, सबको आपस में ऐड कर देते हो। जैसे कि 3 है, 3 को 2 ऐड करो तो आपके पास आ गया 5, फिर 8, फिर आपके पास आ गया 8 और 4 12, फिर 12 और 7 19, 19 और 3 22, 22 और 4 26, 26 और 4 30। तो देखें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 30 आ गई। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30 है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, हर किसी को आप 30 से कंपेयर करो। पहली फ्रीक्वेंसी 3 है, तो 3 को 30 पे डिवाइड करो तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। 2 को 30 पे डिवाइड करो तो वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस तरह यहाँ पे 7 है, तो 7 को 30 पे डिवाइड कर दो तो उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फिर उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फिर अगर आप चाहें इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हैं, कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी 3 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा, 8 को 30 पे डिवाइड करें तो इतना आता है, 19 को 30 पे डिवाइड करें तो इतना आता है। ये जो आंसर्स हैं आप इन सब को ऐड करें तो आपके पास 1 आ जाता है एट द एंड। दैट इज़ कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। मकसद क्या है, हम एक डाटा को टेबल फॉर्म में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका फ़ायदा है कि जब आप एक डाटा को टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको वो डाटा कन्वर्ट हो जाएगा इंफॉर्मेशन में। जब तक ये सेंटेंसेस की फॉर्म में डाटा लिखा था हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। जब हमने उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो खुद देख लें कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि सबसे कम उम्र वाला बंदा 32 साल का है, सबसे बड़ी उम्र वाला बंदा 72 साल का है। इसके अलावा
आपके पास ज़्यादातर जो लोग दिल के मरीज़ हैं उनकी उम्र पड़ती है 52 से 57 सालों में। तो इस तरह से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जब आप डाटा को ऑर्गेनाइज करते हो तो डाटा कन्वर्ट हो जाता है इन्फॉर्मेशन में। इन्फॉर्मेशन ही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डाटा की समझ सबको नहीं आती, लेकिन इन्फॉर्मेशन की समझ सबको आ जाती है। अब नेक्स्ट चीज़ होता है हिस्टोग्राम। देखिए हिस्टोग्राम होता है अगर आपके पास कोई कंटिन्यूस डाटा हो। आपको पता है कि डाटा की टाइप्स होती हैं। अगर आपने पहला लेक्चर लिया है ना तो आपको पता होगा कि डाटा दो तरह का होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। और जो क्वांटिटेटिव डाटा था ना, क्वांटिटेटिव में भी फिर दो तरह के चीज़ें आती हैं। एक होता है कंटिन्यूस और एक होता है डिस्क्रीट। अगर आपको याद हो वो डिस्क्रीट कंटिन्यूस क्या है, कंटिन्यूस में अक्सर आपके पास डेसिमल में नंबर आते हैं, डेसिमल, जबकि डिस्क्रीट में कोई डेसिमल नहीं आता। जैसे मैंने एग्जांपल दी नंबर ऑफ चिल्ड्रन की, अगर आपने पहला लेक्चर लिया है तो जैसे हमने देखा बार चार्ट, पिछले अभी थोड़ी देर पहले हमने बार चार्ट डिस्कस किए। बार चार्ट था वो आपके पास डिस्क्रीट डाटा के लिए, और जो कंटिन्यूस डाटा है उसमें हम हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं। जैसे कि ये अभी आप देखो पेशेंट की एज 32 से लेके 72 तक थी, ठीक है, और ज़्यादातर लोगों को जिनको दिल के मसले थे वो 52 से 57 वाले। तो अगर आप देखें 52 का जो रेंज है वो इतनी ज़्यादा है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 52 वाली। तो इस तरह से क्या हो जाता है, बेसिकली हिस्टोग्राम की मदद से भी एक बहुत बड़ा डाटा आप एक छोटे से हिस्टोग्राम में लाते हो और उससे बहुत सारी चीज़ें हमें समझ आ जाती हैं। लेकिन एक बात याद रखें, हिस्टोग्राम इस्तेमाल होते हैं कंटिन्यूस डाटा के लिए, जबकि बार चार्ट इस्तेमाल होता है डिस्क्रीट डाटा के लिए। नेक्स्ट इज पाई चार्ट। पाई चार्ट आप कब इस्तेमाल करते हो, जैसे कि आपने देखा कि हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हैं। अब ये पाई चार्ट स्टार्ट होता है 12 o'clock से, यानी अगर आप घड़ी देखें ना, घड़ी और घड़ी की बिल्कुल 90 डिग्री पे है 12 बजे, तो पाई चार्ट भी इस तरह 12 o'clock से स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहीं पे फिर आके इस तरह से जलता है क्लॉकवाइज और आके ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप देखें वैसे तो पाई चार्ट के मुख्तलिफ़ तरह के रूल्स हैं। यहाँ पे देखिए 32 से 37 ईयर्स, 32 से 37 ईयर्स वालों को हमने एक डिफरेंट कलर दिया हुआ है। हमें पता चलता है कि 32 से 37 ईयर्स की कंट्रीब्यूशन कितनी है हार्ट डिजीज़ में। फिर अगले पे आ जाता है 37 टू 42 ईयर्स, उसकी कंट्रीब्यूशन इतनी है। पाई चार्ट से क्या पता चलता है, सबसे बड़ा कलर यहाँ पे कौन सा है, ये येलो वाला, क्योंकि 52 टू 57 वाले सबसे ज़्यादा हार्ट डिजीज़ वाले हैं, तो उसको सबसे बड़ा कलर जो है, सबसे बड़ा बॉक्स है, यानी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। हर एक कंट्रीब्यूशन का अलग अलग कलर है, तो इस तरह पाई चार्ट से हमें पता चलता है कि किस ग्रुप की कितनी कंट्रीब्यूशन है किसी भी डाटा में। तो हमारे डाटा में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो 52 से 57 ईयर्स वालों की थी। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल होती है ट्री एंड लीफ या स्टेम एंड लीफ। ये भी क्या आपके पास एक बहुत बड़ा डाटा होगा और उसको आप छोटे से टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे तो उससे बन जाता है ट्री एंड लीफ या स्टेम एंड लीव्स। अब होता क्या है, वी यूज़ इट टू शो डायरेक्ट क्वांटिटेटिव डाटा, यानी ये भी क्वांटिटेटिव डाटा के लिए ही होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम इस तरह एक वर्टिकल लाइन लेते हैं, इस तरह वर्टिकल प्लॉट लेते हैं, और अगर डिजिट्स हैं एक डिजिट को एक साइड पे लिखते हैं और दूसरे डिजिट्स को दूसरे साइड पे लिखते हैं। मैं आपको समझाती हूँ ये कैसे करते हैं। जैसे कि आपके पास डाटा था, अभी आपके पास पेशेंट्स हैं, टोटल पेशेंट्स और उनका डाटा है। अभी फ़र्ज़ कीजिए 32 आपके पास एज है, 32 एज, और सबसे बड़ी एज है 72, तो ये आपके पास डाटा है। अब इतने बड़े डाटा को टोटल n इज इक्वल टू 23, n इज इक्वल टू 23। अब इतने बड़े डाटा को आप ऑर्गेनाइज करते हो ट्री एंड लीफ में। कैसे, जैसे कि ये 32 है तो पहला डिजिट क्या है, 3 है, तो 3 इधर लिख लेंगे। अब जो 3 के साथ बाकी जितने भी डिजिट्स हैं उसको दूसरे बॉक्स में, यानी 3 के साथ 2 आ रहा है, फिर 3 के साथ फिर 2 आ रहा है, फिर 3 के साथ 6 आ रहा है। तो ये देखें 2, 2 और 6, इससे क्या पता चलता है, यानी 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 बार। आपके इस पूरे डाटा में 3 कितनी बार आया, 3 बार आया। एक बार 32 के साथ, दूसरी बार फिर 32 के साथ और तीसरी बार 36 के साथ। तो ये देखें आपने इस पहले को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लिया। फिर आ जाए 4 पे, अब देखें 40, 41, 42, 43, 44 और 49। तो 4 आपने लिखा, पहले वो आया 40 में, यानी 07 आया था, फिर 41, 42, 43, 45 और
49। जो सेकंड डिजिट है उसको आपने इस तरह से कर लिया, तो ये ट्री है और ये लीफ है। तो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 4 की फ्रीक्वेंसी 6 है। 6 बार आपके इस डाटा में 4 आ चुका है। इस तरह से फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो अगर आप देखें 5 सिर्फ 2 ही बार आया, एक 57 के साथ, एक 59 के साथ। 6 ज़्यादातर जो 60 एज वाले हैं, तो अगर आप देखें ना तो 6 आपके पास आए। ज़्यादातर पेशेंट्स जो कि 60 में थे, यानी 64, फिर 66, 66, 67, 68, 69, 69। तो यानी ज़्यादातर जो आपके पास डाटा था ना, वो आपके पेशेंट्स में ज़्यादातर 60 साल से बड़े लोग थे। तो 64 से लेके 69 तक आपके पास 7 लोग आए हुए हैं। तो क्या करते हैं बेसिकली, मकसद क्या है ट्री एंड लीफ का, कि एक बहुत बड़ा डाटा है, उसको आप इतने छोटे से बॉक्स में ऑर्गेनाइज कर लेते हो, और वहाँ से पता चलता है आपको कि आपके डाटा में ज़्यादातर ग्रुप कौन सा है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो जिन लोगों की उम्र 60 से ज़्यादा है ना, ज़्यादातर वो हैं हमारे ग्रुप में। अच्छा, एक लास्ट चीज़ होती है बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट क्या होता है कि आप अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करते हो क्वार्टाइल में, ठीक है, क्वार्टाइल में, परसेंटेज में। जैसे कि मैं आपको एक सामने बनाता हूँ क्वार्टाइल। जैसे यहाँ से लेट सपोज आपका डाटा शुरू होता है, जो यहाँ से 1% से फर्ज कीजिए शुरू हो रहा है, और यहाँ तक 100% तक का डाटा है। तो आप इसको डिवाइड करते हो क्वार्टाइल में। एक तो बीच में होता है हाफ, यानी बीच में अगर आप हाफ कहते हो ना कि ये मीडियन है, मीडियन। तो मीडियन से मुराद ये होता है कि 50% लोग इधर कर लें और 50% लोग इधर कर लें, ठीक है। तो ये होता है मीडियन। अब अगर आप देखें इसके अंदर क्वार्टाइल होते हैं। क्वार्टाइल कहते हैं 25% को। तो ये 25% पे आपके पास आता है फर्स्ट क्वार्टाइल। मीडियन यानी 50% पे आता है आपके पास सेकंड क्वार्टाइल। 75 पे आपके पास आता है थर्ड क्वार्टाइल, और फिर 100 पे आपके पास आता है फोर्थ क्वार्टाइल। तो मकसद क्या है, आप अपने डाटा को क्वार्टाइल में डिवाइड करते हो, और ये जो क्वार्टाइल वाला डाटा है ये आपको बताता है बॉक्स प्लॉट्स। बॉक्स प्लॉट ऐसे बनाए जाते हैं जैसे कि आपके पास डाटा है, यहाँ से आपके पास शुरू फर्स्ट क्वार्टाइल के ऊपर आपने एक डाटा लिखा, और थर्ड क्वार्टाइल पे आपने एक लाइन लगा दी, और एक आपके पास मीडियन है। तो ये फर्स्ट लाइन तक, यहाँ तक जितना भी डाटा आ रहा है दैट इज़ फर्स्ट क्वार्टाइल। 25% का डाटा यहाँ है, फिर ये मीडियन है, और यहाँ से अगर आप देख लें थर्ड क्वार्टाइल की लाइन है, और यहाँ से ऊपर है। तो इस तरह से आपके पास एक डाटा बॉक्स प्लॉट में कन्वर्ट होता है। तो बॉक्स प्लॉट भी बड़ा यूज़फुल है, इससे भी आपके पास मुख्तलिफ डाटा आते हैं। अब लास्ट में ट्यूटोरियल है। ट्यूटोरियल से मुराद अब आपकी प्रैक्टिस है। अब तक हमने ये सीखा है कि डाटा को हम बॉक्सेस में, या डाटा को टेबल में, या चार्ट्स में, या ग्राफ में क्यों रखते हैं, ताकि वो डाटा से इंफॉर्मेशन बने। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन बनती है ये ग्राफ्स में, चार्ट्स में, बार में, टेबल में, ये बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, इसको समझना आसान होता है, और ये इन्फॉर्मेशन सबको अवेलेबल होती है। और टेबल बनाने तो उसके कुछ रूल्स हैं, बॉक्स प्लॉट बनाने उसके कुछ रूल्स हैं, चार्ट्स बनाने, ग्राफ्स बनाने, हिस्टोग्राम बनाना है उसके अपने अपने रूल्स हैं, जो हमने बात की है। कि जैसे कि आपके पास क्वांटिटेटिव डाटा है, क्वांटिटेटिव डाटा अगर डिस्क्रीट है तो बार चार्ट बनाते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा अगर कंटिन्यूस है तो हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। हो सकता है एमसीक्यू में कोई पूछ ले कि हिस्टोग्राम कब बनाया जाता है, तो हिस्टोग्राम बनाया जाता है क्वांटिटेटिव डाटा में अगर डाटा कंटिन्यूस हो। और बार चार्ट कब बनाते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा अगर डिस्क्रीट हो तो बार चार्ट बनाते हैं। इस तरह पाई चार्ट्स बनाते हैं वगैरह वगैरह। अब एक एग्जांपल है, एग्जांपल कहते हैं कि एक ओपिनियन पोल है। क्या करते हैं, एक डाटा है जो कि हेल्थ पॉलिसीज़ के बारे में है गवर्नमेंट की। डाटा आपको गिवन होगा, आपने क्या करना है, वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने की, इसमें कौन सा वेरिएबल है, कौन सी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल होगी, और फिर आपने उसका क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। एज के लिए, ओपिनियन के लिए, रीड न्यूज़, जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते, इस तरह से। सबसे पहले आपको एक डाटा गिवन है, ठीक है, डाटा है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं 1 से लेके 24, यानी टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो है वो 24 है। 24 नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस है। अब एज, अगर आप पहली ऑब्जर्वेशन देखो ना, पहली ऑब्जर्वेशन की जो एज है वो है 70, दूसरी ऑब्जर्वेशन की जो एज है वो 42.5 है, इस तरह 35, इस तरह 54। तो ये क्या है, एज से आपको सब की एजेस गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद उनका सेक्स यानी जेंडर में 2 और 1 लिखा है, ये वैल्यूज़ होती हैं। 1 लेट सपोज है मेल के लिए, ठीक है, और 2 से मुराद है फीमेल।
अब आपको पता है क्वांटिटेटिव डाटा होता है, क्वांटिटेटिव डाटा में हम ये मेल फीमेल तो नहीं रखते, मेल और फीमेल तो आपके पास क्या है वो नॉमिनल है, क्वालिटेटिव डाटा में नॉमिनल, लेकिन हमारा तो डाटा क्वांटिटेटिव है। तो हम क्या करते हैं, मेल को 1 नंबर कर देते हैं कि मेल का नंबर 1 है और फीमेल का नंबर 2 है। तो देखिए इस किस तरह आपने मेल को 1 का नंबर दिया, फीमेल को 2 का नंबर दिया, आपने क्वालिटेटिव डाटा को क्वांटिटेटिव डाटा में कन्वर्ट कर लिया है। फिर आपके पास है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अब जैसे कि यहाँ पे 2 है, 3 है, 3 है, 2 है, 1 है, क्या मतलब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस? मैं पहले आपको लेक्चर नंबर 1 में समझा चुका हूँ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में कि ये आपके पास क्या होता है। ये आपके पास दरअसल क्वालिटेटिव है, लेकिन क्वालिटेटिव में ये ऑर्डिनल है, ऑर्डर है। कैसे ऑर्डर है? कुछ लोगों का हाई स्टेटस होता है, ठीक है, कुछ लोगों का मिडिल क्लास मीडियम स्टेटस है, कुछ लोगों का लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है। तो लेट सपोज जहाँ पे 1 आता है वो हाई स्टेटस वाले लोग हैं, जहाँ पे 2 आ रहा है वो मिडिल क्लास के हैं, और 3 वाले पुअर हैं, लो क्लास के। तो क्वालिटेटिव डाटा है, लेकिन हाई मीडियम लो करने की बजाय हमने उसको नंबर असाइन कर दिया, क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट कर दिया, वैल्यूज़ दे दी। फिर एजुकेशन देखें, 1 2 3 4 5, अब ये एजुकेशन का लेवल होगा, यानी 1 वाले जो है लेट सपोज मैट्रिक पास हैं, 2 वाले एफएससी पास हैं, 3 वाले पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 4 वाले जो हो सकता है जिन्होंने मास्टर्स किया है, 5 वाले हो सकते हैं जिन्होंने पीएचडी की हो। तो किस तरह से आपने उनको क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट किया है। फिर इस तरह से आप, ये आपके पास तरीका होता है। अब ओपिनियन है, ओपिनियन किसी का एक ओपिनियन होगा, किसी का दूसरा ओपिनियन होगा, कुछ एग्री करते होंगे, कुछ लेस एग्री करते होंगे, कुछ न्यूट्रल रहते होंगे। तो इस तरह आपने उनको नंबर दिए हुए हैं। फिर रीड न्यूज़, अब यहाँ पे एक ही दो है, या तो न्यूज़ पढ़ते हैं या न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं। लेट सपोज 1 से मुराद है कि न्यूज़ नहीं पढ़ते, 2 से मुराद है कि न्यूज़ पढ़ते हैं। तो इस तरह से आपने डाटा को ऑर्गेनाइज किया है। अब क्वेश्चंस हैं। सबसे पहली बात तो एज है। एज आपके पास क्या है? एज आपके पास एक वेरिएबल है, कंटिन्यूस वेरिएबल। एज क्या है? कंटिन्यूस वेरिएबल है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होता कि एक बंदा 10 साल का है और दूसरा बंदा 11 साल का है, लाजमी नहीं है। हो सकता है एक बंदा 10 साल और 6 महीने का हो, तो 10.6 हो जाएगा वो। तो यानी जब पॉइंट्स में आ जाते ना, एज डिस्क्रीट नहीं होती, एज लोग नंबर्स में भी लेते हैं, एज लोग पॉइंट्स में भी लेते हैं। दूसरी चीज़ है सेक्स, यानी जेंडर। अभी जेंडर हमेशा वो आपके पास नॉमिनल में आता है, या मेल है या फीमेल है, इसके अंदर कोई दूसरी चीज़ नहीं आ सकती। फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है। जैसे मैंने कहा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या? ऑर्डिनल है, लो है, मिडिल है, हाई है, तो वो ऑर्डिनल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेवल ऑफ एजुकेशन, 1 से मुराद इलिटरेट, कि वो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है। 2 से मुराद प्राइमरी एजुकेशन है, 3 से मुराद सेकेंडरी, फिर मैट्रिक, फिर इंटरमीडिएट है। मतलब क्या हुआ, आपके जो डाटा में लेवल ऑफ एजुकेशन तो जहाँ 1 2 3 4 5 थे, वो क्या हुआ 1 से मुराद क्या था, यानी आपने बेसिकली इसको क्या किया, ऑर्डर में कन्वर्ट किया है। फिर ओपिनियन स्केल। अब कुछ लोगों का हेल्थ पॉलिसी के बारे में ओपिनियन होगा कि हेल्थ पॉलिसी ठीक है, तो उनके साथ 1 है कि स्ट्रांगली एग्री करते हैं। 2 ओपिनियन वाले एग्री करते हैं बस ठीक है। 3 वाले न्यूट्रल है, वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ठीक है कि गलत है, मैं कुछ कहता ही नहीं। 4 नंबर जिनको दिया गया, 4 वाले कहते हैं कि हम इसको मानते ही नहीं हैं, और 5 वाले स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं कि ये बिल्कुल ही गलत है। और फिर है रीड न्यूज़। और रीड न्यूज़ में आपने क्या देखा, या तो 1 था या 2 था। 1 से मुराद है कि वो लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, 2 से मुराद है वो लोग न्यूज़ नहीं पढ़ते। तो नॉमिनल है, यानी इसमें कोई ऑर्डर या कोई ग्रेड नहीं आता। जैसे मेल और फीमेल, या मेल है या मेल नहीं है, फीमेल है या फीमेल नहीं है, इस तरह वो नॉमिनल था, इस तरह ये भी न्यूज़ है, या पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। सो ये ऑर्डिनल और नॉमिनल को समझने के लिए लेक्चर नंबर 1 देखें, ज़्यादा आपको बेहतर समझ आ जाएगी। अब उसके बाद ट्यूटोरियल है, आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है कि एक रिसर्च के मुताबिक क्या हुआ कि जो प्रेग्नेंट वीमेन है जिनकी सिजेरियन होनी है, अब वो हॉस्पिटल में है और हम देखते हैं कि वो अस्पताल में कितने घंटे गुजारती हैं। तो ये उनका डाटा दिया गया कि 61.5 तक 79 तक, बीच में कुछ और डाटा भी है, ये डिसऑर्गेनाइज्ड है। देखें 61 के बाद 70, फिर 112, फिर 74। तो ये एक डाटा गिवन है। कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ डाटा इट इज़, ये किस टाइप का डाटा है, पहले तो ये बताना है। आप खुद देख लें, घंटे हैं और यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स भी आ रहे हैं, तो क्वांटिटेटिव डाटा है, घंटों की क्वांटिटी बता रहा है और पॉइंट्स में भी बात आ रही है, तो कंटिन्यूस है। फिर कहते हैं इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ। फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं आपको अच्छी तरह पता है। सबसे पहले तो आप क्या करो, डाटा को अरेंज करो। आप डाटा को जब अरेंज करोगे ना असेंडिंग ऑर्डर में,
तो मिनिमम वैल्यू भी आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाएगी। मैक्सिमम से जब मिनिमम को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, रेंज। ठीक है, फिर अगर आप रेंज को 5 पे डिवाइड कर लोगे ना तो क्या आ जाएगा, क्लास इंटरवल आ जाएगा। तो फिर आप इस तरह से बआसानी एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना लोगे कि आपके पास पहले लेट सपोज आपने सबसे मिनिमम, अगर आप इसमें वैल्यू देखते हो ना सबसे मिनिमम, तो फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे सबसे मिनिमम 61 है, तो 61.5 से लेकर 5 इसमें ऐड करें तो 66। फिर इसके बाद दूसरा आप शुरू कर लें 67 से लेकर उसमें 5 ऐड करें तो 72। फिर इस तरह 73 में 5 ऐड कर लें तो 78। फिर 79 में 5 ऐड कर लें तो 84। तो इस तरह से क्या हो जाएगी, आपके पास एक टेबल बन जाएगा। फिर आपने क्या करनी है, नेक्स्ट में फ्रीक्वेंसी, कितने लोग हैं जो 61 से 66 के बीच में आते हैं। तो पहले तो ये आ गया, देख लें ये आ गया। इसके बाद अगर आप देखें तो बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जो इस रेंज में आता हो 61 से 66 तक। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 1 फ्रीक्वेंसी आ गई। अगर आप देखें 79 से 84, तो अगर आप देख लें 79 से, एक तो 79 वाला यही आ गया एक, तो इसके अलावा आपके पास 79 से 84, ये देख 85 आ रहा है, 74, तो तकरीबन यहाँ पे भी एक ही है। तो इस तरह एक फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। जहाँ पे 2 बंदे आ रहे हैं वहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे 3 आ रहे हैं तो 3 फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बाद क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे, यानी ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी वैसे ही लिख देंगे और नीचे वाले की ऊपर वालों में ऐड करते रहेंगे, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, यानी जैसे ये 1 है, इसको टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर लेंगे तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो इस तरह से आपने क्या किया है कि आपने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसके बाद कर सकते हैं इसकी, किसी भी आप कोई भी हिस्टोग्राम बना सकते हैं इस चीज़ का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और एक दूसरा होमवर्क आपके पास है, द फॉलोइंग आर वेट लॉसेज इन पाउंड्स ऑफ 25%। 25 लोग हैं, उनका वेट लूज़ हुआ है, तो ठीक है। और वो कैसे वेट लूज़ हुआ, वो एक वेट लूज़ प्रोग्राम में इनरोल्ड थे और ये उनका डाटा है। किसी का 8 किलो कम हुआ है, किसी का 11 किलो कम हुआ है, किसी का 12 किलो कम हुआ होगा, किसी का 9 किलो कम है, किसी का 3 किलो कम है। तो क्या है, आपको एक डाटा गिवन है जिसमें मुख्तलिफ लोगों का वेट कम हुआ है मुख्तलिफ जगह से। अब कहते हैं कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल, इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया है, और क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल आप 3 यूनिट का रखो। पहले ही बता दिया, नहीं बताया तो आपकी मर्ज़ी है, 5 यूनिट का रखें, 6 यूनिट का रखें, 10 यूनिट का रखें। अभी बता दिया कि 3 यूनिट्स का रखें। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, पहले डाटा को अरेंज कर लें, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। फिर स्टेप नंबर 2 क्या है, आप क्या निकालें, रेंज निकाल लें। रेंज निकल आई ना, तो रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम से आपने मिनिमम को माइनस कर लेना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम देखते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे 12 किलो है, और मिनिमम अगर आप देखें तो 2 किलो वाला मिनिमम है। तो 12 से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10 आ गया। और आपने कितनी क्लास इंटरवल रखना है, 3 क्लास इंटरवल रखना है। तो 10 को 3 पे डिवाइड करें तो तकरीबन 3 3 9, तकरीबन आपके पास 3 ही इसकी टोटल क्लासें बन रही हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं कि आपने 1 से लेके 3 तक, यानी 0 इसमें कोई है ही नहीं, तो 1 से लेके 3 तक, फिर 4 से लेके 6 तक, फिर 7 से लेके 10 तक, और फिर 11 से लेकर 14 तक। ये देखें, इस तरह से आपके पास क्लासेस बन गई हैं और ये उनके इंटरवल हैं। ठीक है, फिर आपने बीच में क्या करनी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख देनी है, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर देंगे और फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कर देंगे। तो ये आप खुद से एक बार इसको परफॉर्म करें, इन होमवर्क्स वगैरह को। अगर आपको कहीं पे कोई समझ नहीं आ रही, आपको हेल्प चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं, मैं आपको अलग से वीडियो में ये दोनों क्वेश्चंस करा के दे दूँगा। सो यहाँ तक जो हमारे पास बेसिकली आज का टॉपिक था वो था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, कि आप एक डाटा को टेबल्स में और ग्राफ्स में और चार्ट्स में ऑर्गेनाइज कर लेते हो। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, एक ही मैंने बात की कि डाटा को कन्वर्ट करना होता है इंफॉर्मेशन में। तो ये बात आपके पास। लास्टली लेट सपोज आपके पास कोई डाटा है, डाटा को जब आप ऑर्गेनाइज करोगे वो बन जाएगी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की आप करते हो इंटरप्रिटेशन, उससे बनता है नॉलेज, यानी
आपको इल्म हासिल होता है। और नॉलेज के आगे फिर आते हैं विजडम, आपको अकल आती है, शऊर आता है। तो डाटा हर किसी के समझ की बात नहीं है, लेकिन जब आप एक डाटा को ऑर्गेनाइज कर लोगे ना तो ज़्यादातर लोगों के लिए बात आसान हो जाती है और उनके लिए इंफॉर्मेशन बनती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन पे सारा लेक्चर था कि ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टेबल की फॉर्म में, ग्राफ बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, पॉलीगॉन है, इसके अलावा पाई चार्ट है, बॉक्स प्लॉट्स हैं। तो बेसिक ये जो आपके पास लेक्चर था दैट वाज अबाउट टू कन्वर्ट द डाटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय ऑर्गेनाइजिंग इट, दैट्स ऑल।